Hello everyone, in this video we are going to discuss maintenance under Hindu law. Maintenance के regarding we are going to discuss specifically maintenance for wife under Hindu law, okay, in this lecture. Because there are multiplicity of provisions, काफ़ी सारे provisions है maintenance for Hindu wife उनके लिए, तो इस वजह से confusion हो जाती है. So let's just address that first. Maintenance under Hindu law has been addressed with under sections 24 and 25 of Hindu Marriage Act. Then section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Section 144 of BNSS, which is akin to section 125 CRPC. Then Protection of Women from Domestic Violence Act, that is DV Act in short, it also deals with maintenance. Women from Domestic Violence Act. So let's just discuss these provisions one by one. सबसे पहले सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें, सो इट डील्स विद मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स. यहाँ पर मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट की बात हुई है. दैट मीन्स मेंटेनेंस व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन द कोर्ट. ठीक है, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है कोर्ट में और उस टाइम पर कोई भी पार्टी, दैट मीन्स हस्बैंड भी और वाइफ भी, दोनों में से कोई भी पार्टी जाकर कोर्ट में अप्लाई कर सकती है कि हमें मेंटेनेंस चाहिए, लिटिगेशन एक्सपेंसेस चाहिए. एंड इनफैक्ट ये डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के कंटेक्स्ट में ही नहीं, ये हिंदू मैरिज एक्ट के किसी भी प्रोसीडिंग्स के कंटेक्स्ट में जो पार्टीज अगर कोर्ट गई हैं तो वो साथ में मेंटेनेंस के लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. सो इन दिस कंटेक्स्ट यू नीड टू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दिस प्रोविजन इज जेंडर न्यूट्रल. ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है, हस्बैंड वाइफ दोनों जाकर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने स्पाउस से. सो लेट्स जस्ट रीड दिस प्रोविजन वंस. वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, एनी प्रोसीडिंग दे रखा है. ठीक है, तो सिर्फ डिवोर्स प्रोसीडिंग की बात नहीं होगी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी हो सकता है, जुडिशियल सेपरेशन भी हो सकता है, इनफैक्ट कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के कंटेक्स्ट में भी मेंटेनेंस फाइल किया जा सकता है. तो कोई भी प्रोसीडिंग इस एक्ट में चल रही है तो उसके कंटेक्स्ट में it appears to the court that either the wife or the husband, so that means there should be valid subsisting marriage. ठीक है, wife और husband term यूज हुआ है, that means valid marriage must be there. As the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding. कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है उस स्पाउस के सपोर्ट के लिए प्लस लिटिगेशन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, देन इन दैट सिचुएशन मेंटेनेंस कैन बी क्लेम्ड. It may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding and monthly during the proceeding such sum as having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent it may seem to the court to be reasonable. तो यहाँ पर जो दो considerations होते हैं वो है income of the petitioner and income of the respondent. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही दो considerations involved होते हैं and no other consideration is there. ठीक है, income of the petitioner and income of the रिस्पोंडेंट. तो प्लीज ये चीज याद रखना, सेक्शन 24 में सिर्फ दो कंसिडरेशंस देखे जाते हैं, पेटिशनर की इनकम और रिस्पोंडेंट की इनकम. दैट मींस कंडक्ट ऑफ पेटिशनर और रिस्पोंडेंट इज नॉट कंसिडर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्ट का कहीं पर भी क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ है. सेक्शन 24 में हम कंडक्ट नहीं देखते हैं, सिर्फ इनकम देखते हैं और उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि एक्सपेंसेस मिलने चाहिए एप्लीकेंट को या नहीं मिलने चाहिए. ठीक है, प्लस जब भी मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल होती है तब पूरी प्रोसीडिंग को साइड करके सबसे पहले मेंटेनेंस एप्लीकेशन ही डिसाइड होती है. ठीक है, एंड दिस हैज बीन गिवन इन दिस प्रोवाइजो एज वेल. Provided that the application for the payment of expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding shall, as far as possible, be disposed within 60 days
फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एज अ केस में बी। तो जब एप्लीकेशन फाइल हुई है उसके 60 दिन के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। और वो कब पॉसिबल होगा, जब एक बार बाकी प्रोसीडिंग साइड कर दी है और पहले जो इम्पोर्टेंस है वो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग को दी जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेंटेनेंस एप्लीकेशन इज डिसाइडेड एंड देन अकॉर्डिंगली द अदर सूट इज प्रोसीडेड विद। ओके, सो मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही यही है कि जो प्रोसीडिंग्स जब पेंडिंग है तो अगर किसी पर्सन के पास लिटिगेशन एक्सपेंसेस तक बियर करने का पैसा नहीं है तो उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके कोर्ट। ठीक है, सो सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट thereby deals with maintenance when the proceedings are pending। अब सेक्शन 25 पर आते हैं, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात हुई है यहाँ पर। देखो सेक्शन 24 में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी, ठीक है, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होगी तो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन फाइल होगी। लेकिन अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, इफ द प्रोसीडिंग्स हैव बीन डिसाइडेड, then section 25 will come into force, please remember that। So any court exercising jurisdiction under this act may at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto, जब डिक्री पास हुई है उस टाइम पर या उसके बाद भी किसी भी टाइम पर, ठीक है, डिक्री पास होने तक ही ये लिमिटेड नहीं है, उसके बाद भी, यानी कि उसके बाद आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्री एज वेल the petitioner can approach the court regarding maintenance। So on application made to it for the purpose of either the wife or the husband, as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant। यहाँ पर एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। ठीक है, अगेन दिस इज अ जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, एंड इन फैक्ट द कोर्ट कैन ऑर्डर ग्रॉस सम एज वेल एज मंथली पेमेंट। ठीक है, एक बार में लम सम अमाउंट ऑर्डर कर सकता है कोर्ट या फिर मंथली पेमेंट भी ऑर्डर कर सकता है कोर्ट। एज हैविंग रिगार्ड टू द रिस्पॉन्डेंट्स ऑन इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर मेंटेनेंस एप्लीकेशन में क्या क्या कंसिडरेशंस होते हैं? Respondents own income and other property first, if any, income and other property of the applicant। Second condition, the conduct of the parties। conduct of the parties हमने section 24 में तो नहीं देखा था, section 25 में कर रहे हैं consider, because section 24 was decided when the proceedings were pending। वहां पर किसी के कंडक्ट पर कमेंट कर पाना कि कौन सही है कौन गलत है, इट इज नॉट फीजिबल फॉर द कोर्ट अनलेस द कोर्ट हैज डिसाइडेड द मैटर फाइनली। द कोर्ट कैन नॉट कमेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, राइट। ठीक है, कैसे डिसाइड कर सकती है कोर्ट कंडक्ट? पहले ही, जब प्रोसीडिंग्स ही पेंडिंग है, उन प्रोसीडिंग्स का ऑब्जेक्ट ही यही है कंडक्ट डिसाइड करने का। तो इस वजह से कंडक्ट का क्वेश्चन अराइज हुआ है सेक्शन 25 में एंड नॉट अंडर सेक्शन 24। the conduct of the parties and other circumstances of the case as it may seem to the court to be just, and such payment may be secured if necessary by a charge on the immovable property on the respondent। So उस payment के context में एक charge create किया जा सकता है। So you need to remember these 4 considerations: respondent's own income and property, then second is the income and property of the applicant, third is the conduct of the parties, and fourth is other circumstances of the case। ठीक है, तो ये 4 considerations होती है सेक्शन 25 की एप्लीकेशन डिसाइड करते टाइम। Then if the court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at any time after it has made an order under subsection 1, it may at the instance of either party vary, modify or resigned any such order in such manner as the court may deem just। तो अगर कोई भी चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर है वो वेरी किया जा सकता है, रिजाइन किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है बाय कोर्ट। Then third is if the court is satisfied that the party in whose favor an order has been made under this section has remarried, or if such party is the wife that she has not remained chaste, or if such party is the husband, he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock, it may at the instance of the other party vary, modify or resign any such order in such manner as the court may deem just। So basically if the spouse has remarried,
वाइफ के केस में इफ शी हैज नॉट रिमेन चेस्ट, और हस्बैंड के केस में इफ ही हैज हैड इंटरकोर्स विद समवन आउटसाइड द वेडलॉक। तो इन तीन केसेस में भी जो ऑर्डर है वो चेंज किया जा सकता है, अमाउंट वेरी या मॉडिफाई किया जा सकता है, रिसाइन भी किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। लेट्स कम टू सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, यहाँ पर तो हेडिंग में ही वाइफ आ रहा है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी लीगली सबसिस्टिंग मैरिज। Then, subject to the provisions of this section, a Hindu wife, whether married before or after the commencement of this act, shall be entitled to be maintained by her husband during her lifetime. तो यहाँ वर्ड्स वाइफ और हस्बैंड यूज हुए हैं, इसका मतलब ये भी है कि ये डिवोर्स वुमेन पर नहीं अप्लाई होंगे प्रोविजंस, है ना, क्योंकि यहाँ पर वाइफ और हस्बैंड यूज हुआ है, दैट मीन्स टिल द टाइम द मैरिज इज सबसिस्टिंग। तो सेक्शन 24 अगर हम देखें और सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हम देखें, ठीक है, तो ये दोनों कब अप्लाई होंगे, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है और जब तक ऑलरेडी सबसिस्टिंग मैरिज है, दैट मीन्स द मेंटेनेंस कैन नॉट बी ग्रांटेड टू द डिवोर्स्ड वाइफ, ठीक है, और 24 और 25 के केस में डिवोर्स कपल, ठीक है। लेकिन 25 जो है वो डिवोर्स होने के बाद भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर वर्ड्स यूज है एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू, कोई डिक्री आने के बाद भी किसी भी टाइम पर सेक्शन 25 इन्वोक किया जा सकता है, ठीक है। सो सेक्शन 24 नहीं अप्लाई होगा डिवोर्स कपल पर, सेक्शन 25 हो सकता है, एंड सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की ही बात कर रहा है, इट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। तो यहां पर हस्बैंड नहीं क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, नॉट जेंडर न्यूट्रल। So yes, a Hindu wife shall be entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance. If the wife is living separately from her husband, then also there is this right of wife to obtain maintenance from husband, ठीक है। उसका वाइफ का राइट नहीं फोरफीट होता है किसी भी एंगल से, और उसको मेंटेनेंस मिलने का राइट है। A, if he is guilty of desertion, that is to say abandoning her without reasonable cause, without her consent or against her wish, or is willfully neglecting her, if he has treated her with such cruelty or to cause a reasonable apprehension in her mind that it will be harmful or injurious to live with her husband, if he has any wife living, if he keeps a concubine in the same house in which his wife is living or habitually resides with a concubine elsewhere, if he has ceased to be a Hindu by conversion, convert करके किसी और religion में अगर husband ने खुद को convert कर लिया है, तो उस केस में भी wife को maintenance मिलेगा। There is any other cause justifying her living separately. So if the wife is living separately, ठीक है, और इन causes की वजह से if the wife is living separately, then in that situation the husband is entitled to maintain her, ठीक है। Husband cannot refuse to maintain her, wife is entitled to maintenance from husband in that situation. A Hindu wife shall not be entitled to separate residence and maintenance from her husband if she is unchaste or ceases to be a Hindu by conversion to another religion. तो यहाँ पर दो ग्राउंड्स दे दिए कि इन दोनों ग्राउंड्स पर अगर वाइफ अलग रह रही है तो वो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पहली बात तो इफ शी इज अनचेस्ट और इफ शी हैज कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन। सो दीज टू ग्राउंड्स आर एक्सेप्शंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेकंड सबसेक्शन में कंडीशंस गिवन है अगर वो फुलफिल हो रही है तो वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा हस्बैंड। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेक्शंस 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट? ये अभी डिफरेंस उतना रेलेवेंट नहीं लग रहा, बट एक्चुअली लिटिगेशन इस चीज पर डिपेंड करती है कौन से प्रोविजन के ज्यूरिसडिक्शन में आकर केस फाइल किया जा रहा है मेंटेनेंस के लिए। सो इट मैटर्स अ लॉट इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। Section 144 of BNSS is akin to Section 125 of CRPC, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मेंटेनेंस टू वाइफ की बात नहीं हुई है, दिस इज अ सेक्युलर प्रोविजन इन दैट रिगार्ड ऑल्सो। सेक्युलर है, सभी रिलीजन्स पर अप्लाई करता है, ठीक है, प्रोवाइडेड द पर्सन शुड बी वाइफ, ठीक है। इसमें चिल्ड्रन को भी मिल सकता है, इसमें एज्ड पेरेंट्स को भी मिल सकता है मेंटेनेंस। Then Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005, ये एक्ट भी एक्चुअली एप्लीकेबल सिर्फ मैरिज पर नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स इफ द पार्टीज आर रिलेटेड बाय मैरिज उन पर तो अप्लाई होगा ही ये,
but it also applies on the parties that are living in a relationship that is in the nature of marriage. So applies to parties that are living in a relationship in the nature of marriage. सो दैट मीन्स इस एक्ट में मेंटेनेंस जो है लिव इन में रह रही एक गर्ल भी क्लेम कर सकती है, ठीक है। एक वुमेन अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो वो भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। एंड नॉट ओनली द वुमन इन लिव इन relationship or marriage. In fact, a woman from void or voidable marriage can also claim. क्योंकि एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप तो होगा उनके बीच में। इफ द हस्बैंड इज लिविंग विद सच वुमन देन इन दैट सिचुएशन देयर विल बी डोमेस्टिक रिलेशनशिप ऑल्सो, तो वो भी क्लेम कर सकती है मैरिज। In fact, it also extends to ex-wife, sisters, mother, etc. So basically, if there is any woman who is in a domestic relationship with any man, ठीक है, वो sister भी हो सकती है, mother भी हो सकती है, ठीक है, widow भी हो सकती है in fact. So widow can claim maintenance from father-in-law under this act, ठीक है। So basically ये सब parties maintenance claim कर सकती है from their respective partners or any other male relation under this act, that is protection of women from domestic violence act of 2005। but एक necessary condition है कि वो जो male relation है वो abuser होना चाहिए इस case में। So the male relation must be an abuser, then only the maintenance can be claimed under this act। Now regarding this, there is a landmark judgment, Mamta Jaiswal versus Rajesh Jaiswal, that was decided in 2000। So in this case, Mamta Jaiswal was highly educated, ठीक है। इसमें ममता जायसवाल काफी highly educated थी। In fact, before marriage she was a teacher as well, ठीक है, वो पढ़ाती भी थी marriage से पहले। So basically she was actively employed, she had sufficient experience, and after that she got married। And husband in this case was an engineer। इस केस में क्या हुआ कि जब डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही थी दोनों पार्टीज के बीच में, तो वाइफ ने क्लेम करा मेंटेनेंस के लिए। नाउ इन दिस केस द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द वाइफ इज अ वेल क्वालिफाइड एंड पोजेस सफिशिएंट एक्सपीरियंस, ठीक है, वाइफ वेल क्वालिफाइड है एंड शी पोजेस सफिशिएंट एक्सपीरियंस, and observe that a wife who is contesting divorce cannot be permitted to sit idle and put her burden on the husband for demanding pendente light alimony। तो अगर वाइफ सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड है, इफ शी इज वेल एजुकेटेड, देन इट इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हर टू सिट आइडल, टू रिमेन आइडल एंड क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है। उससे ये नहीं एक्सपेक्टेड होता। डिवोर्स अगर हो रहा है पार्टीज के बीच में तो एटलीस्ट इतनी एक्सपेक्टेशन तो जेन्युइन है कि वाइफ अपने सस्टेनेंस के लिए कुछ एक्शन लेगी, कुछ तो करेगी, राइट। सो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हर। In fact, you need to remember one more thing, हमने देखा section 24 and 25 they both are gender neutral provisions, ठीक है, उसमें husband भी claim कर सकता है maintenance, but the court generally refrains from granting maintenance to husband। Maintenance is generally granted only when it is proved that husband is incapable to earn a livelihood due to reasons beyond his control। Husband is granted maintenance only when it is proved that he is incapable of earning livelihood due to reasons beyond his control।
सो नॉर्मल जुडिशियल स्टैंस है ये, नॉर्मल जुडिशरी की पोजीशन है ये इस रिगार्ड में कि हस्बैंड को नॉर्मली मेंटेनेंस नहीं मिलता है, ठीक है, और अगर ये प्रूव हो जाए कि दैट द हस्बैंड इज नॉट केपेबल ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बियॉन्ड ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, तभी उसको मेंटेनेंस मिलता है. सो अब यहाँ पर ये चीज समझो, इनकेपेबल ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग अ चॉइस टू नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर जॉब या फिर नॉट अर्निंग लाइवलीहुड. अगर हस्बैंड विलिंगली अपनी जॉब वगैरह छोड़कर बैठा है या वो कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही बैठा है, तो उस केस में उसको मेंटेनेंस नहीं ग्रांट करेगा कोर्ट. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टिल ही इज केपेबल ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड. बट किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से अगर हस्बैंड केपेबल ही नहीं है लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, देन ओनली ही इज ग्रांटेड मेंटेनेंस. सो ये जुडिशियल स्टैंस है, ये हमें लेजिस्लेचर में नहीं ऐसा कुछ गिवन, बट नॉर्मली कोर्ट्स की पोजीशन यही होती है आफ्टर द एनालिसिस ऑफ वेरियस जजमेंट्स. So there is one more landmark judgment in this regard, that is Rajneesh versus Neha. अभी हमने देखा कि वाइफ के कंटेक्स्ट में देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोविजंस. ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जब लिटिगेशंस वगैरह होती थी मेंटेनेंस के कंटेक्स्ट में, तो पार्टीज एक्चुअली मल्टीपल जुरिसडिक्शंस फाइल करती थी और मल्टीपल जुरिसडिक्शंस में वो मेंटेनेंस क्लेम करती थी. जैसे कि अगर एक पार्टी जा रही है सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वही सेम पार्टी सेक्शन 24 में भी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर देगी और सेक्शन 25 में भी कर देगी. ठीक है, और फिर वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में भी कर देती थी. ठीक है, तो कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन तो सभी प्रोविजंस में है. ठीक है, इनफैक्ट मेंटेनेंस जो है वो अलाउ हो जाता था, बट ये नहीं श्योर था कोर्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट पोजिशनिंग थी इस रिगार्ड में कि अगर मान लो पहले मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया गया सेक्शन 18 ऑफ हामा में, एंड उसके बाद अगर एप्लीकेशन आई है सेक्शन 24 ऑफ एचएमए में मान लो, ठीक है, तो क्या इसमें मेंटेनेंस जो ग्रांट होगा वो सेक्शन 18 में जो ग्रांट हुआ था उससे इंडिपेंडेंट होगा, या उसमें जो अमाउंट हुआ था उसके बेसिस पर सेक्शन 24 में ऑर्डर होगा. ठीक है, क्योंकि अगर मल्टीपल जुरिसडिक्शंस में जा रही है वाइफ कोर्ट से मेंटेनेंस क्लेम करने, तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, एंड डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स की अलग अलग पोजीशनिंग थी. किसी ने बोला कि इंडिपेंडेंट है प्रोविजन, तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा अमाउंट भी, एंड किसी ने बोला कि पहले जो मेंटेनेंस ग्रांट हुआ है वो कंसिडरेशन में लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली अमाउंट जो है वो ग्रांट होगा. ठीक है, नाउ दिस इशू वाज एड्रेस्ड इन द केस ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा इन 2020 बाय सुप्रीम कोर्ट. It was observed that in addressing the conflict arising out of overlapping jurisdiction, ये जो jurisdictions multiplicity है इनकी, इसको हम overlapping jurisdiction भी बोलते हैं. The court noted that while there is no restriction on invoking multiple laws to avail maintenance, it would be inequitable to direct the husband to pay maintenance under each of the proceedings independent of the relief granted in a previous proceeding. तो अगर previous proceeding में जितना relief grant हुआ है उसको बिना देखे बिना कंसिडर करे नई प्रोसीडिंग में कुछ और रिलीफ ग्रांट कर दिया, तो वो इनइक्विटेबल होगा हस्बैंड के लिए. हेंस द स्पाउस सीकिंग मेंटेनेंस must disclose to the court that if they have been awarded maintenance from a separate or previously instituted suit. तो कोई भी स्पाउस अगर कोर्ट जा रहे हैं मेंटेनेंस क्लेम करने, तो उसको ये डिस्क्लोज करना होगा. दिस इज मैंडेटरी फॉर दैट स्पाउस टू डिस्क्लोज that any kind of maintenance has been granted to him or her earlier as well or not. Moreover, the court in assessing the quantum of maintenance must take into account any previously instituted maintenance order in order to adjust or offset such amount. तो अगर पहले कोई amount दे दिया गया है तो वो एडजस्ट करके कोर्ट आगे वाले किसी प्रोसीडिंग में अमाउंट डिक्लेयर करेगी. ठीक है, सो रजनीश वर्सेस नेहा इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑन दिस एस्पेक्ट, एंड कभी भी अगर मेंटेनेंस का इशू अराइज होता है तो वो रजनीश वर्सेस नेहा के बिना कंप्लीट नहीं होगा. सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद एनी क्वेश्चन ऑन मेंटेनेंस, देन प्लीज रिमेंबर टू साइट रजनीश वर्सेस नेहा एज वेल. So this is all regarding maintenance under Hindu law. Thank you.